दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। सत्ता तो आती जाती रहती है। सत्ता वो शेर है जो उसकी सवारी करता है, उतरने के बाद में वो उसकी खा जाती है। इस बात को सत्ताधारी दलों को भूलना नहीं चाहिए, ये हमेशा याद रखना चाहिए। सत्ताएं आती जाती रहती हैं, वैचारिक हमारे मतभेद हो सकते हैं, है ना, लेकिन हमें एक दूसरे के ऊपर में ऐसे हमले नहीं करवाने चाहिए जिससे समाज के अंदर में वैमनस्यता का भाव पैदा हो, समाज में कटुता पैदा हो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से कल राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन जी के निवास पर जिस प्रकार से देसी आतंकवादियों के द्वारा जो हमला किया गया था, सोची समझी जो रणनीति थी, जो कि ऐलान करके जो उनके घर पर हमला किया गया था, उनको मारने की कोशिश की गई थी। और यदि पुलिस प्रशासन ना होता वहां पर तो हो सकता है किसी न किसी परिवार की जान को हाथ धोना पड़ता। और जिस प्रकार से जो एक देसी आतंकवादियों के द्वारा जो हमला किया, हम देसी आतंकवादी इसलिए कह रहे हैं कि दो तरह के आतंकवादी होते हैं। एक तो विदेशी आतंकवादी जो हथियारों के द्वारा बाहर से आए हुए हमारे देश के लोगों को उत्पीड़न करते हैं, मारते हैं, जान से मारते हैं। और कुछ देसी आतंकवादी उनको कहते हैं जो हमारे देश में ही रहकर, हमारे देश के नागरिक होकर और हमारे देश के गरीब, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक नागरिकों पर जो आतंकी हमला करते हैं। 10 लोगों से बढ़कर 1000-2000 लोग इकट्ठे होकर एक ही परिवार को जिस प्रकार से जो मारने के लिए आतुर रहते हैं या मार देते हैं, ऐसे लोगों को हम देसी आतंकवादी कहते हैं। तो जिस प्रकार से जो राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर जो जिस प्रकार से देसी आतंकवादियों का जो हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, उसको देखते हुए हम देश के वरिष्ठ बुद्धिजीवी और समाजसेवियों से भी क्या जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या कहना है ऐसी घटना को देखते हुए। जो सत्ता में हैं आज, उनके संरक्षण के अंदर में किसी के भी कितना बड़ा होता है कि राज्यसभा सदस्य कितना और विपक्ष का नेता। और जो समाजवादी पार्टी का जब निर्माण हुआ था तो ये उनके फाउंडर में से एक हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं, उसके अलावा वो राज्यसभा सदस्य भी हैं। इतने बड़े नेता के ऊपर में एक टुच्चे से व्यक्ति ने 3 दिन पहले धमकी दी, उसके बाद उसके घर पर अटैक भी कर दिया। तो इसको आप खुली गुंडई कहोगे राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से? अच्छा, मेरी बात गलत हो तो बताइए कि ये देसी आतंकवादी नहीं है। जिस तरह की उनकी हरकत है, क्या प्रशासन उनके खिलाफ आतंकवादी वाली कार्रवाई करेगा? या आतंकवादी की कोई परिभाषा बताए कि परिभाषा क्या होती है? भाई, हम भी तो सत्य जानना चाहते हैं कि असली हकीकत क्या है। तो ये 85% लोगों के ऊपर हमला है, 1-2% पे नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति विशेष पे है। उनके ऊपर हमला व्यक्ति विशेष इसलिए किया गया कि उन्होंने ऐतिहासिक सच्चाई को बता दिया। इसमें गलत क्या क्या, वो तो किताबों में लिखा हुआ, कोई भी पढ़ सकता है। वो सत्य उन्होंने लोकसभा में बोल दिया, इसी बात के ऊपर खपा हो गए, तो क्या वो अब जवान पे ताला भी लगवाएंगे हमारे लोगों के? मेरा ये कहने का मतलब है, इस प्रदेश में ये सरासर गुंडा राज नजर आ रहा है। गुंडा राज और क्या होता है आप मुझे बताइए? 3 दिन पहले का धमकी देना और फिर उसके घर पर अटैक कर देना, यही तो गुंडा राज है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप इतने संगीन मुद्दे के ऊपर में आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही गंभीर है। इसको हमारा समाज समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है ना। हमारे नौजवानों के खून में गर्मी खत्म हो गई है। हमारे नौजवानों के खून में तो पानी है। कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, हमारे लोगों के बुजुर्गों के ऊपर में खूब अत्याचार करो, कोई बोलने वाला नहीं है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने संगीन मुद्दे पे बोला, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, 1585 का साहब ने जो फॉर्मूला बताया था और बहुजन समाज इकट्ठा हुआ था, और बहुजन समाज आज चाहे तो वो सत्ता में आ सकता है, लेकिन हमारे जो चाटुकार नेता हैं, जो तलवे चाट करके अपनी अपनी जो है रोजी रोटी चला रहे हैं, जैसे आपने कल अखबारों में देखा होगा, हमारे जो चाटुकार नेता हैं तो उनका बहुत बड़ा हेडलाइन था कल अखबारों के अंदर में कि वो एक गमी के अंदर में और आपस में लड़ रहे थे। तो ये कितनी शर्मनाक और हे दृष्टि वाली बात है, ये सोचने की बात है। दूसरी, आज जो सत्ता में बैठे हैं वो हमारे कंधों पे बैठे हैं, उनका कुछ नहीं है, सिर्फ वो सत्ता में है। मैं आज अखिलेश जी से भी कहना चाहता हूँ, उनके जो नेता सवर्ण समाज के उनकी पार्टी में हैं, वो सिर्फ विधायक सांसद बनने के लिए हैं, आपको वोट देने के लिए नहीं है।
क्यों नहीं है वोट देने के लिए? क्योंकि उनका तो मुख्यमंत्री बैठा है। आपको वो क्यों लेके आएंगे? आपको तो सत्ता से बाहर करके और आपके घर की टोंटियां जो हैं उसको गंगा जल से पवित्र कराएंगे वो। आपको खुद को सोचना है कि आप कौन हैं। आप अपनी आइडेंटिटी खो रहे हो। अपनी आइडेंटिटी को संभाल के रखिए, समझ के, और तभी आप सत्ता में आ पाएंगे जब अपनी आइडेंटिटी को बचा पाएंगे। सिर पे गणेश जी को लेने से या तलवार को हाथ में बनकर क्षत्रिय बनने से आप सत्ता में नहीं आ सकते हो। आपको बहुजन समाज ही सत्ता में लाएगा, क्योंकि ये भी तो उसी के कंधों पे बैठ करके सत्ता में है। केशव प्रसाद मौर्य जैसे चाटुकार हैं जो लगे हुए हैं तलवार चाटने में। कल राम बाबू हरित और दो जो सांसद हैं, विधायक हैं, GS धर्मेश लड़ पड़े। बताइए, चाटुकारिता की हद है। किसी के गिरने की स्थिति है, कितना गिरोगे भाई? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे संविधान को ख़त्म कर रही है जो पार्टी, ऐसी पार्टी को सत्ता में हमारे लोग लेके आए हैं। तो कहावत है, कुल्हाड़ी के अंदर में अगर लकड़ी का बेंट नहीं होता तो लकड़ी को काटना संभव नहीं होता। उसी तरह बहुजन समाज को कि आज लकड़ी जो है, जो उनकी कुल्हाड़ी के अंदर नहीं होती तो आज हमारा बहुजन समाज का उत्पीड़न नहीं होता। इसके लिए दोषी हम स्वयं खुद ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। मेरा तो यही कहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस हमले की निंदा करता हूं और प्रशासन से मांग करता हूं कि संविधान की रक्षा करते हुए संविधान के अनुसार कार्रवाई करें और जो दोषी हैं उनको कानून के कटघरे में खड़ा करें। आपको एक चीज़ समझनी होगी, सत्ता तो आती जाती रहती है। सत्ता वो शेर है जो उसकी सवारी करता है, उतरने के बाद में वो उसी को खा जाती है। इस बात को सत्ताधारी दलों को भूलना नहीं चाहिए, ये हमेशा याद रखना चाहिए। सत्ताएं आती जाती रहती हैं, वैचारिक हमारे मतभेद हो सकते हैं, है ना, लेकिन हमें एक दूसरे के ऊपर में ऐसे हमले नहीं करवाने चाहिए जिससे समाज के अंदर में वैमनस्यता का भाव पैदा हो, समाज में कटुता पैदा हो, समाज के अंदर में भाईचारा बना रहे। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के जो जितने भी संगठन थे, आगरा के अंदर सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, राजनीतिक संगठन हैं, उन्होंने इनके जो ऊपर जो हमला करने की जो इन्होंने धमकी दी थी, उसके लिए इन्होंने सभी ने अमर उजाला, दैनिक जागरण एवं हिंदुस्तान नामक अखबार को विज्ञप्तियां दी। लेकिन इन्होंने करनी सेना का तो छापा, लेकिन हमारे समाज के सैकड़ों संगठनों ने जो दिया है उनको इन्होंने नहीं छापा। तो मैं हमारे समाज को इस आपके वीडियो के माध्यम से ये संज्ञान में देना चाहता हूँ, इन ब्राह्मणवादी अखबारों को आपको नहीं खरीदना चाहिए, जिससे ये आपके, क्योंकि ये निष्पक्ष नहीं है, ये सिर्फ आपको अपने यहाँ की समाचार दिखाना चाहते हैं, हमारे समाज के अंदर में उत्पीड़न का समाचार नहीं दिखाना चाहते हैं। हमारे समाज को थ्रेड देने वाले का उसको तो महिमा मंडन कर रहे हैं। ये आपने देखा होगा, जब से ये मीडिया आया है आज की तारीख में, जो संविधान की हत्या करते हैं, संविधान को ताक में रखते हैं, ऐसे लोगों को ये मीडिया उनका गुणगान करता है, उनको माला पहनाता है। आप समझिए, ये जो राजनीतिक संगठन है ये बहुत ही घातक संगठन है। हमारे समाज को चाहिए इनको ना तो वोट करे, ना ऐसे ब्राह्मणवादी पत्रकार, जिस तरह हमने गोदी मीडिया का बहिष्कार किया, ऐसे ये भी गोदी मीडिया है। ये जो प्रिंट मीडिया है ये भी गोदी मीडिया है। ऐसे गोदी मीडिया का हमारे समाज को बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसका अखबार खरीदते हैं तो उसको ताकत देते हैं और वो हमारे द्वारा यानी लाभ उठा करके और हमारे ही खिलाफ जो है षड्यंत्र रचता है। ऐसे गोदी मीडिया अखबारों को हमें बहिष्कार करना चाहिए। मेरा तो यही कहना है, आगरा के अंदर में अगर आप बहिष्कार करोगे तो मेरा ये मानना है इनका 75% बिजनेस चौपट हो जाएगा। ये आपको सोचना है कि ऐसे गोदी मीडिया को हमें क्या संरक्षण देना चाहिए। जो आगरा में माननीय राज्यसभा सांसद श्रद्धेय रामलीला सुमन के घर पर जो एक अनियंत्रित उग्र भीड़ द्वारा जो जानलेवा हमला किए गए और वहाँ जो तांडव किया गया खुला कानून का पुलिस की मौजूदगी में, ये घोर निंदनीय है, गैरकानूनी है। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ और उत्तर प्रदेश की
जो सरकार है, उसके जो मुखिया हैं आदरणीय मोदी जी, वो उनके आवास से लगभग 2-3 किलोमीटर के दायरे में आगरा में उस समय पर मौजूद थे। उस उग्र भीड़ को न कानून का खौफ था, न सामाजिक मर्यादाओं का खौफ था। और ये कहना चाहिए कि उग्र भीड़ ने एतमादपुर पर एक बिल्डोजर के साथ में ये घोषणा कर दी और ये पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आ गया, LIO के संज्ञान में आ गया। और वो सामाजिक जो सोशल मीडिया है उस पर धमकी भरे लहजे में कह रहे थे कि हम एक रामविलास सांसद के घर पर जा रहे हैं, अगर वो मौके पर मिलते हैं तो हम उनकी जीभ काट लेंगे, उनको सबक सिखा देंगे। यानी इस तरीके की धमकी देते हुए एक मॉब के साथ बढ़ रहे हैं और प्रशासन के पूरे संज्ञान में आ जाता है। और प्रदेश के मुखिया आगरा में मौजूद हैं, फिर भी पुलिस इस मॉब को रोकने में असफल हुई और उनके घर पर जिस तरीके से जानलेवा हमला हुआ, ये निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन की विफलता को सिद्ध करता है। और अगर ये कहा जाए कि शायद पुलिस प्रशासन की मंशा ऐसी थी कि मतलब इसको न रोका जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नहीं तो पुलिस के पास वो पावर होती है, वो जनता की संरक्षक होती है। और जहाँ पहले से मतलब कोई बात संज्ञान में आ जाए कि अपराध होने वाला है, तो पुलिस जो है प्रिवेंटिव एक्शन लेती है। ये कानूनी उनका अधिकार है। उसके लिए वो बल प्रयोग तक के लिए भी अधिकृत हैं, लेकिन उसे रोकने के लिए पुलिस ने कोई बल प्रयोग नहीं किया। जो छुटमुट बल प्रयोग किया वो जब किया गया कि जब घटना हो रही थी। तो ये वास्तव में पुलिस प्रशासन का खिलाफ है और शासन सत्ता का उस अनियंत्रित एक उग्र भीड़ को संरक्षण है। आज प्रजातंत्र है, सामंती व्यवस्था नहीं है, राजतंत्र नहीं है। प्रजातंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को संवैधानिक के अनुसार बोलने की, व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर मान लिया जाए कि माननीय रामविलास सुमन जी की किसी बात से कोई वर्ग विशेष या व्यक्ति आहत हुआ, तो माननीय रामविलास सुमन ने कोई पब्लिक के बीच में किसी वर्ग विशेष के लिए बात नहीं की, बल्कि वो एक जिम्मेदार पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, जनता के जनप्रतिनिधि हैं, संसद के उच्च सदन के सांसद हैं। उस सदन में उन्होंने इस देश में अमन चैन रखने के लिए सभी नागरिकों के हक और अधिकारों की बात करते हुए एक ऐतिहासिक प्रकरण का संदर्भ दिया। वो जो बयान था माननीय सांसद जी का उच्च सदन में था, और अगर वो सदन के अनुसार या कानून के अनुसार गलत था, तो जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं वो अधिकृत हैं, उनको पावर मिली हुई है कि वो उस बयान को डिलीट भी कर सकते हैं। चाहे तो सदन सांसद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उसे सदन की कार्रवाइयों के दौरान निलंबित कर सकते हैं, उसे सदन में आने से रोक सकते हैं। ये बहुत सारे कानून का अधिकार जो है राज्यसभा सदस्य को होता है। और भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का मुखिया होता है, प्रमुख होता है, दोनों सदनों का नेतृत्व करता है। अगर उनकी बात असंवैधानिक थी, गैरकानूनी थी, तो विपक्ष आज सशक्त है दोनों सदनों में। प्रदेश से लेकर के सेंटर तक उनकी सरकार है, उनके नुमाइंदे हैं, उन्हें उनका वहाँ प्रतिवाद करने का पूरा अधिकार था। उनके सुमन साहब के बयान का राष्ट्रपति से उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करते, ये प्रजातंत्र का प्रारूप कहता है।
अगर जनता का किसी आदमी को भी कोई अपनी बात कहने का या विरोध जताने का पूरा अधिकार संविधान देता है, तो उसे अपने समर्थकों को लेकर के जिलाधिकारी के माध्यम से या और भी उच्च प्रशासन के अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति तक उसे ज्ञापन के माध्यम से उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की, सदन से निलंबन करने की मांग कर सकते थे। ये एक वास्तव में प्रजातंत्र में एक व्यक्ति की आज़ादी है और सभी जनता से लेकर के जनप्रतिनिधियों तक का व्यवस्था है। लेकिन एक अनियंत्रित भीड़ द्वारा कानून को बलाए ताक पर रख करके और ये ऐलान करते हुए कि हम उसके घर जाएंगे सांसद के, उसकी जीभ काट लेंगे। इससे पहले पेपर में छपा था कि एक नेत्री का बयान था कि जो रामविलास सुमन की जीभ काट के लाएगा उसको हम इनाम देंगे, और ये मीडिया में छपा, प्रिंट मीडिया में छपा। तो एलआईओ को, प्रशासन को उसी समय अलर्ट हो जाना चाहिए। उसके बावजूद भी घटना हो रही है, तो इससे क्या कहा जाए? प्रशासन की मिलीभगत कहा जाए या शासन की मिलीभगत कहा जाए या इसे जंगल राज कहा जाए या कानून की विफलता की जाए या दलितों के विरुद्ध द्वेष भावना, पूर्व ग्रह से ग्रसित मानसिकता का परिचय कहा जाए। तो ये कानून की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। और अगर यही बात रामविलास सुमन दलित न होकर के और किसी वर्ग के नेता होते तो इस तरह के हमलावरों के साथ रासपा लगाने की बात होती और गैंगस्टर लगाने की बात होती, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की बात होती। लेकिन इसे मामूली सी बात कह कर के उनके खिलाफ जो गुंडा तत्व थे, जो गलत एलिमेंट थे, जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, उनके खिलाफ किसी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता का ये बयान नहीं आया कि एफआईआर अपराध के अनुसार दर्ज होकर के दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। ये सब क्या है? ये सब इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता मुसलमान विरोधी नहीं बल्कि दलित पिछड़ों के विरोधी भी है। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से लेकर प्रदेश के शासनकाल में दलितों के विरुद्ध अपराध बढ़ा है। यह आप अपराध के राष्ट्रीय आंकड़े जो प्रकाशित होते हैं उन्हें देखें कि दलित एट्रोसिटीज़ के एक्ट के मामले बढ़े हैं, दलित उत्पीड़न के अपराधों के मुकदमा पंजीकरण की जो न होते हुए भी, जो क्योंकि वो दर्ज नहीं करना चाहते फिर भी दर्ज हुए हैं, वो गत सरकारों से ज़्यादा हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों को संरक्षण तो छोड़िए, उनके हकों को तो नष्ट कर ही रही है। जो उनकी रोजी रोटी, शिक्षा के अधिकारों को तो कम किया ही किया है, उनके सुरक्षित रहने के लिए भी संकट पैदा कर दिया है। आज वो भयभीत होकर जी रहे हैं, वो सत्य बात नहीं कह सकते। जब एक सांसद के साथ ये स्थिति है तो आम नागरिक के साथ क्या होगी? और इसके पीछे इस देश में जात वर्ग विशेष के लोगों की मानसिकता काम करती है। ये माननीय सांसद जी के ही एक प्रकरण नहीं है। सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, क्या आपने एक वीडियो देखा होगा जिस समय वो पार्लियामेंट में थी और उन्होंने अपने दलित मुद्दों को प्रबल तरीके से उठाया तो उनका इतना विरोध किया गया कि उन्हें भी नाराज़गी जाहिर करते हुए ये सदन को त्यागना पड़ा, छोड़ना पड़ा कि मैं अपने पद से इस्तीफा देती हूँ। और जब मुझे अपने दलितों के हक की बात को कहने का, निष्पक्ष बात कहने का संसद में भी हक नहीं है, तो मुझे संसद में रहने से फ़ायदा ही क्या। यह कहते हुए उन्होंने जो है वहाँ से रिजाइन दे दिया। और चंद्रशेखर ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया कि उन्होंने कहीं लूट किया है, कि बलात्कार किया है, कि डकैती डाली है।
उन पर जो भी मुकदमे लगाए गए हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद पर, वो इसी बात पर लगाए गए हैं कि वो दलितों की, पिछड़ों की, अक़लियत लोगों की, अल्पसंख्यक लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए बात करते हैं। यही बात यहाँ के सामंतशाही विचारधारा के लोगों को पसंद नहीं आती, इसलिए उनमें भी गोली मारी गई का प्रयास किया गया। और अगर वो अपने डिफेंस स्वयं नहीं कर पाते गाड़ी में तो उनकी हत्या हो जाती। तो ये बात केवल सोहन साहब की नहीं है भाई, चंद्रशेखर आज़ाद जो एक सांसद हैं, एडवोकेट हैं, लीगल बात कहते हैं, दलित पिछड़ों की आवाज़ को तेज़ी से उठाते हैं, घटनास्थल पर पहुंचते हैं। सुश्री बहन कुमारी मायावती ने अपने समय में दलितों को, पिछड़ों को मान सम्मान और स्वाभिमान दिलाने का कार्य किया, न तो उनको बोलने दिया गया, ना चंद्रशेखर भाई ज़्यादा कुछ बोलते हैं तो उनके ऊपर हमला होता है, सुमन साहब कुछ बात अक़लियत की कहते हैं तो उनके ऊपर हमला होता है। ये सब क्या है? ये है कि दलित पिछड़े कुछ भी हो जाएं, वो स्वतंत्र बात करने के लिए उनको कोई स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, न उनके साथ कोई प्रजातांत्रिक तरीके से कार्रवाई की जाएगी, बल्कि लठ के बल पर कार्रवाई की जाएगी। यही जंगल राज होता है। जंगल राज की परिभाषा ये होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से, जिला प्रशासन से ये मांग करता हूँ, पुलिस प्रशासन से, कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी निष्पक्ष जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और माननीय सांसद के परिवार की जान माल की रक्षा के लिए उन्हें उच्च श्रेणी की जो है सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि उनके परिवार के लिए पूरा जान माल का खतरा है, पूरा परिवार दहशत में है। क्योंकि निश्चित रूप से उनके परिवार का कोई सदस्य उस समय पर गेट से बाहर आ जाता और वो अपने ऊपर होने वाले हमले का प्रतिकार करता तो हत्या होने से कोई रोक नहीं सकता था। इतना आक्रोश था भीड़ में। इसलिए, और ये टला नहीं है, अब भी ऐलान दिया गया है। इसलिए ये सरकार का नैतिक दायित्व है और प्रत्येक नागरिक का सुरक्षा मांगने का अधिकार है कि उनके परिवार की जान माल की रक्षा की जाए और इस तरीके की समाज में कोई पुनरावृत्ति न हो। हमें समाज के लोगों को जहां अपने पूर्वजों के सम्मानित कार्यों का श्रेय लेने का अधिकार होता है, उससे गर्व महसूस करते हैं, तो अगर हमारे किसी पूर्वज से कोई गलती भी हुई है तो उसको भी महसूस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि किसी भी वर्ग का कोई भी शासक रहा हो, हमेशा शासन व्यवस्था में कुछ काम अच्छे होते हैं, कुछ गलत होते हैं। इसलिए हमें सत्य बात को स्वीकार करने का साहस बढ़ाना चाहिए। ऐसा प्रतिकार नहीं करना चाहिए कि गलत है तब भी हम सही हैं और सही हैं तब भी हम सही हैं। इसलिए मैं आपके चैनल से यही मांग करना चाहूँगा कि उसकी निष्पक्ष जांच करके दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और इस तरीके की पुनः पुनरावृत्ति न हो। और दलितों के साथ में जो उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है उत्पीड़न, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख लें, चाहे किसी के माध्यम से देख लें, दलित युवाओं को मतलब जो है पीटा जा रहा है, बुरी तरह पीटा जा रहा है। उनको ये नसीहत दी जा रही है कि आप जो है संवैधानिक अधिकारों को लेकर के अगर कुछ बात उठाओगे तो आपके साथ में यही जंगल राज से सजा दी जाएगी। इसलिए ये सोशल मीडिया पर जो है आ रहा है, इसे सरकार जो है कंट्रोल करे, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। और मैं समस्त बहुजन समाज से अपील करूँगा कि वो नेता जिनकी फूट की वजह से, आज नेताओं की जिद की वजह से, चाहे वो बहन जी हों, चाहे चंद्रशेखर जी हों, चाहे वो जो उदित राज जी हों, चाहे मतलब जो है और भी कोई नेता हो दलित समाज का, इनके उसको लेकर के समाज का उत्पीड़न हो रहा है, ये विचार करें। अपने राजनीतिक की हठधर्मता को छोड़ करके समाज के मान सम्मान के रक्षा के लिए एक हों और किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज सरकार है इसकी वापसी करें और बहुजन हित की सरकार प्रदेश में आए ताकि बहुजनों को राहत मिले। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। और दर्शकों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम भारत देश का संविधान लागू करवाने में सक्षम रहें पूर्ण रूप से।